प्रिय साथियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सामान्य ज्ञान की परीक्षा संपन्न होने के उपरांत सर्वप्रथम हिंदी विषय के परीक्षार्थियों की परीक्षा है। आगामी 60 से 65 दिवस शेष है। विगत 2 दिवस से अनेक साथी जो मेरे संपर्क में हैं उनका संदेशों के माध्यम से एवं कॉल के माध्यम से जिन विषयों को लेकर मेरा आदान प्रदान हुआ, मुझे ऐसा लगा कि इन विषयों को लेकर अभ्यर्थी में एक जिज्ञासा का विषय है। तो ये 8 से 10 विषय मैंने निर्धारित किए हैं विषय हिंदी के लिए कि भाई जो प्रत्येक अभ्यर्थी के विषय में एक जिज्ञासा के रूप में उद्भूत हुए हैं। और ये 8 विषय आपके सम्मुख प्रस्तुत है। प्रत्येक विषय को लेकर बारी बारी से मैं अपने विचार वो आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। और साथियों निश्चित रूप से इन विषयों से आपको आपके अध्ययन की एक दिशा और दशा के रूप में एक सहायता प्राप्त होगी। आगामी 60 दिवस की रणनीति इस प्रकार का आज का विषय है। इसमें प्रथम बिंदु है पुस्तक सूची। यद्यपि पुस्तक सूची को लेकर जब इस सहायक प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया जब प्रारंभ हुई थी और जब YouTube चैनल मैंने प्रारंभ किया था, तो सर्वप्रथम जो पहला वीडियो मेरे द्वारा प्रसारित किया गया वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो विषय हिंदी है उसकी पुस्तक सूची को लेकर ही था। किंतु फिर भी जैसे आगामी 60 दिवस के भीतर एक मोटी मोटी और एक स्थूल रूप में मैं पुस्तक सूची आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। आप उसमें से देख सकते हैं कौन सी उपयुक्त लगती है। तो सर्वप्रथम तो साथियों मेरे लिए आपको एक दिशा निर्देश है कि आप जिन विषय वस्तु को जिन पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं उन्हीं पर ही पूर्ण रूपेण अपना विश्वास को स्थापित करें, उन पर ही दृढ़ता रखें। और मैं अब प्रत्येक इकाईवार पुस्तक सूची आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। और उसमें जो आपको लगे कि किसी बिंदु में हमारे पास में पुस्तक नहीं है तो इस पुस्तक को क्रय किया जा सकता है और इन बिंदुओं को सज्ज किया जा सकता है, तो आप ये देख लें। तो साथियों प्रथम प्रश्न पत्र के लिए, और ये प्रश्न मेरे से पूछा गया इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर मुझे देना पड़ रहा है, अन्यथा मुझे जो प्रश्नों का उत्तर है वो क्रमांक 2 से लेकर 8 के मध्य देने की सदैच्छा थी। तो इकाई प्रथम प्रश्न पत्र इकाई 1 और इकाई 1 का प्रथम भाग है साथियों भाषा से संबंधित। भाषा के लिए मैं आपको सर्वप्रथम बता दूं कि हरदेव बहारी जी की हिंदी भाषा की जो पुस्तक आती है उसको आप पढ़ें और उस पुस्तक में से उन्हीं बिंदुओं का आप अध्ययन करें जो बिंदु आपके पाठ्यक्रम में निहित है। अवधी भाषा है, ब्रज भाषा है, इस प्रकार जो जो बिंदु आपके निहित है उस पुस्तक को आप खोलें और उसमें से पृष्ठ संख्या निकालें और उसको आप सज्ज करें। और आपने नोट्स बना लिया तो बहुत श्रेष्ठ कार्य है। किंतु अब भी आप उसको रेखांकित करके आप उसको विशेष स्वरूप प्रदान करके आप उसको स्मरण कर सकते हैं। दूसरा साथियों, दूसरी अब मैं ये भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, प्रत्येक विषय वस्तु का आप प्रयास करें कम से कम दो भिन्न भिन्न पुस्तकों से आप उस विषय वस्तु को आप तैयार कर सकें। अब दूसरी है साथियों कि दूसरा क्या पढ़े, तो दूसरे के लिए स्पष्ट है साथियों, यदि आपके पास में कोई गाइड है, कोई हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर कोई पुस्तक अगर आपके पास उपलब्ध है तो उससे पढ़ सकते हैं। यथा अगर दृष्टि वाली यूजीसी नेट वाली पुस्तक आपके पास उपलब्ध है उसमें भी भाषा का अच्छी विषय वस्तु प्रदान कर रखी है। इसके अतिरिक्त अशोक तिवारी जी की पुस्तक है, अगर वो आपके निकट है उससे पढ़ सकते हो, या कोई मूल पुस्तक और भी भिन्न रूप से आपके पास उपलब्ध है तो उससे आप पढ़ सकते हो। ये रहा एक सामान्य सा प्रयोजन मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। अब है कि राजस्थान के भाषा संबंधित अध्याय का कहाँ से अध्ययन करें। तो सामान्य ज्ञान का जब आपने अध्ययन किया तब सामान्य ज्ञान में लक्ष्य, पनोरमा, नाथ पब्लिकेशन, जिस स्थान से आपने उस विषय वस्तु को सज्ज किया था उसी स्थान से आप राजस्थान की बोलियां, मारवाड़ी, मेवाड़ी इत्यादि को तैयार करें और इसी के साथ में हरदेव बहारी जी की पुस्तक से भी इस विषय वस्तु को आप तैयार करें। अब है हिंदी भाषा का मानकीकरण, राजभाषा के विभिन्न प्रावधान, इनको आप हरदेव बहारी जी की पुस्तक से भी देखें। एक जिस भी गाइड से आप अध्ययन कर रहे हैं वहाँ से भी देखें कौन कौन सा परिवर्तन हुआ है, उनको आप देखिए, दृष्टिपात रखिए। और इसके अतिरिक्त एक विशेष प्रकार का सुझाव है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। जी हाँ साथियों, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की मुख्य वेबसाइट पर आप जाए और वहाँ पर देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नाम से एक संक्षिप्त संस्करण जो 2019 में प्रकाशित हुआ था, प्रसारित हुआ था, उसको आप प्रिंट करें, डाउनलोड करें। वो 40 से 45 पृष्ठों की एक संक्षिप्त सामग्री है और बहुत मोटे और स्थूल रूप में शब्दों को व्यक्त किया गया है। अधिकतम आपको 2 से 2.5 घंटे की समय अवधि लगेगी, लेकिन तो आप उसका अध्ययन करें क्योंकि विगत भर्ती में भी लगभग 3 से 4 प्रश्नों की जो आवृत्ति थी वो उसी विषय वस्तु के भीतर से थी।
अब हिंदी व्याकरण के लिए आप जिस पुस्तक को पढ़ते आ रहे हैं उसी पुस्तक का आप अध्ययन करें। मैं इसके लिए विषय पुस्तक आपको संदर्भित नहीं करूंगा, किंतु कक्षा 9 से लेकर 12 तक जो राजस्थान के अंदर जो पुस्तक संचालित है उसके अतिरिक्त भी आप एक पुस्तक से अवधारणाएं पढ़ें, चाहे वो नोट्स हो सकते हैं, कोई गाइड हो सकते हैं, या आपकी मन पसंद की जो पुस्तक है वो हो सकती है। इकाई दो में भारतीय काव्य शास्त्र है, और काव्य शास्त्र दो प्रकार के हैं, एक में सैद्धांतिक गतिविधि और एक में उदाहरणार्थ। तो आप सिद्धांतों अर्थात काव्य लक्ष्य, हेतु, प्रयोजन, रस सिद्धांत इत्यादि के लिए आप भगीरथ मिश्र की पुस्तक है तो उससे आप अध्ययन करें। अशोक तिवारी जी की पुस्तक है, मोटी वाली नेट वाली पुस्तक, अगर आपके पास जो पूर्व में संचालित होती थी 2015 से पूर्व में, अगर वो निकट उपलब्ध है तो उससे आप पढ़ें। तारकनाथ जी की पुस्तक आती है, तारकनाथ बाली की अच्छी पुस्तक, उससे आप पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र से के नाम से डॉक्टर विवेक शंकर की राजस्थान ग्रंथागार अकादमी से प्रकाशित पुस्तक है, वो भी प्रमाणित पुस्तक हो जाती है क्योंकि राजस्थान ग्रंथागार अकादमी से उसका प्रकाशन हुआ, तो उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। ये 3-4 पुस्तक होता है, उसमें से मात्र 2 ही पुस्तकों का आप अध्ययन करना, अधिक पुस्तकों का आप नहीं लेना। ये 3-4 नाम बोलने के पीछे प्रमुख प्रयोजन यह है कि किसी विद्यार्थी के निकट हो सकता है ये भिन्न चारों में से कोई 2 पुस्तकें है तो वो सहज रूप से संतुष्ट रहे। और उदाहरण अर्थात अलंकार, छंद इत्यादि के लिए काव्यांग के लिए आप काव्यांग, रस, अलंकार, छंद एवं अन्य काव्यांग नाम से डॉक्टर वेंकट शर्मा की पुस्तक है, ये भी ग्रंथागार अकादमी से प्रकाशित और प्रमाणित पुस्तक है, इसका आप अवलोकन कर सकते हैं। नरोत्तम दास स्वामी जी के अलंकार पारिजात प्रत्येक विद्यार्थी की निकट सहज उपलब्ध है, उसका आप अध्ययन करें, उसका अवलोकन करें, वो भी प्रमाणित पुस्तक है। और इन 2 पुस्तकों के अतिरिक्त आपके कोई गाइड हो, उसमें अच्छे उदाहरण दे रखे हैं, या हेतु भारद्वाज जी की पुस्तक हो, या वो मिश्रा पब्लिकेशन की कोई काव्यांग नाम से पुस्तक आती है, अगर वो है, इन 4-5 जो पुस्तकें बताई उसमें से 2 पुस्तकें, उनका आप अच्छे से अध्ययन करें, ये पर्याप्त रहेगा। इससे पूर्व मैंने हिंदी व्याकरण के संदर्भ में बताया था, आप ध्यान दें विद्यार्थी, अभ्यास के लिए आप दिशा 2020 नाम से बाजार में पुस्तक उपलब्ध है हिंदी व्याकरण की, उससे आप अभ्यास को दुरुस्त बना सकते हैं। इकाई 3 पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इसके लिए भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र के नाम से डॉक्टर विवेक शंकर है, दोनों पुस्तकें दोनों इकाइयों के लिए आपके लिए उपयोगी रहेगी, उसका आप अवलोकन करें। इसके अतिरिक्त भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र का संक्षिप्त विवेचन नाम से पुस्तक आती है, सत्यदेव चौधरी एवं शांति स्वरूप गुप्त, एक पुस्तक ये। एक है देवेंद्र नाथ जी की पुस्तक आती है, वो एक विवेक शंकर की पुस्तक, 3, इन 3 पुस्तकों में जो आपके निकट उपलब्ध हो 2 पुस्तकें, उनसे आप पढ़ सकते हैं। यूजीसी नेट अशोक तिवारी जी की पूर्व में संचालित 2015 से पूर्व की मोटी पुस्तक, अगर वो आपके निकट उपलब्ध है तो 4 पुस्तक बता दी, 4 में से 2 में से आप विषय वस्तु को तैयार कर सकते हैं। मैं फटाफट इसको पूरा करता हूँ। इकाई 4 एवं 5 के लिए आप प्रयास करें जितना उसके मूल पुस्तकें आप पढ़े। मूल पुस्तकें अगर आप इकट्ठा नहीं कर पाए, संग्रह नहीं कर पाए हैं, तो साथ ही आप ध्यान दें डॉक्टर विवेक शंकर की पुस्तकें बाजार में उपलब्ध है, उनमें से आप पढ़ सकते हैं। पर ध्यान दें आप अधिक से अधिक अपना प्रयास करें, जो गद्य और पद्य पाठ है उस मूल पाठ को ही आप पढ़े और उसी में से उत्तर निकालने का प्रयास करें। प्रश्न एवं उत्तर अनावश्यक रूप से आलोचनात्मक कथनों एवं लेखक से संबंधित दुनिया भर का जो परिचय प्रदान किया हुआ है उस पर आप अपने ध्यान को आधारित नहीं करें। अधिक से अधिक आपको पढ़ना है। उस पुस्तक में से तो आप ये पढ़ें, जैसे आप राम की शक्ति पूजा पढ़ रहे हैं तो राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन कब हुआ, राम की शक्ति पूजा पर किन पुस्तकों का प्रभाव परिलक्षित होता है, या इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, इस प्रकार की विषय वस्तु को आप देख सकते हैं। अनावश्यक रूप से दूसरे जो इनकी पुस्तक सामग्री उस पर आप अनावश्यक दिमाग को अपने एकाग्र ना करें। एक ये है। इसके अतिरिक्त साथियों अगर आप डॉक्टर विवेक शंकर से पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान दें जिनके निकट मूल पुस्तकें हैं उनकी जो भूमिकाएं हैं उन भूमिकाओं को आवश्यक रूप से पढ़े। पद्य पाठ के अंदर उनमें से भी 1-1, 2-2 प्रश्नों की आवृत्ति सदैव विद्यमान रहती है। अब इस प्रकार प्रथम प्रश्न पत्र के लिए जो मेरी योजनाएं थी वो मैंने आपको अवगत करा दी। इस प्रकार आप अध्ययन कर सकते हैं। कुछ विषय वस्तु छूट गई हो तो वो भी अब पूर्व की वीडियो में मैंने खूब सारा बता रखा है। दूसरे प्रश्न पत्र के लिए मैं बता दूं कि आप जिस इतिहास ग्रंथ या गाइड या कोई पुस्तक है उसको आपने आधार बना रखा है, चाहे सरस्वती पांडे हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे इसके अतिरिक्त एक और पुस्तक हो, कोई भी हो, या नोट्स हो, इन 4 में से एक पुस्तक जो सबकी प्रत्येक विद्यार्थी की आधार पुस्तक होती है उसी को आप बार-बार पढ़े, 1 बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े। अब इसके अतिरिक्त आपको क्या पढ़ना है? डॉक्टर नगेंद्र का जो इतिहास ग्रंथ है एक ये, दूसरा मैं बता दूं बच्चन सिंह का इतिहास ग्रंथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इतिहास ग्रंथ। आप रुके, धैर्य रखिए। ये 4 पुस्तकें हैं। इन 4 पुस्तकों में से साथियों जितने भी लेखक
एवं कवि आपके पाठ्यक्रम में निहित है, उनको इन चारों पुस्तकों से आप पढ़िए। कोशिश करें आप 4 पुस्तकों से पढ़े, 4 से नहीं पढ़ पाए तो 3 से पढ़े, और उस विषय वस्तु को आप एकत्रित करने का यत्न करें, प्रयास करें। और अगर आप उसको लिख नहीं पाते हैं तो आप उसको अपने दृष्टिकोण के अनुरूप उसको तैयार करें, जिससे चारों पुस्तकों से उस कवि या लेखक समुदाय में से कोई प्रश्न आ जाता है तो आप उसके संदर्भ में आप भली भांति उत्तर प्रदान कर सकें। यह आप भली भांति ध्यान रखें। अब इसके अतिरिक्त साथियों, यूथ कंपटीशन की जो पुस्तक आती है, अगर आपने क्रय कर ली है तो उसमें पूर्व की भर्ती प्रक्रिया के जितने भी प्रश्न पत्र हैं उन प्रश्नों का सुंदर अपूर्व संकलन दे रखा है। वहां से भी आप अपने अभ्यास को उत्तम एवं सर्वोत्तम बना सकते हैं। ये हो गया पुस्तक सूची को लेकर मेरा एक सामान्य सा दृष्टिकोण। अब है विकल्प 2 साथी, पूरा वीडियो सुने, आपको काफी इससे सहायता प्राप्त होगी। क्या पढ़े एवं क्या त्याग करें। अब क्या पढ़ना है साथियों, तो वस्तुतः मैंने ये पुस्तक सूची आपको बताई, उसी में अपने दृष्टिकोण को मैंने व्यक्त कर दिया है किस प्रकार आपको पढ़ना है। तो साथियों आप ध्यान दें, जब भी आप अध्ययन करते हैं तो एक तो तथ्यों को अलग निकालने का प्रयास करें, और जब तथ्यों को अलग निकालते हैं इसके साथ में जो अनावश्यक तथ्य हैं उनको भी याद करने से बचें। अनावश्यक तथ्य याद करने से जो वास्तविक तथ्य हैं वो हम स्मरण नहीं रख पाते हैं दीर्घावधि तक। तो इस प्रकार की जो स्थिति है उससे आप बचने का यत्न करें। अब है क्या त्याग करें, तो त्याग में भी ये बता रहा हूँ कि आप इस समझ को विकसित करें। चतुर विद्यार्थी या जो प्रतिभावान विद्यार्थी है उसको ये ज्ञात है कि मुझे किस विषय वस्तु को याद करना और किसका त्याग करना। अनेक प्रश्नों का संग्रह रहता है, उसमें से आपको चयनितों में से चयनित प्रश्नों को याद करना है। उससे आपके मस्तिष्क में भली भांति प्रकार से एक संग्रह हो जाएगा विषय वस्तु का। उस प्रकार आप देखें जो उचित प्रश्न है। डॉक्टर ने आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ याद करें, और कुछ विद्यार्थी उनके संवत को याद कर देते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो अनावश्यक रूप से विषय सामग्री उसमें दी गई है उनको याद कर लेते हैं, जबकि उनका कोई नियतार्थ नहीं है। जो मैं क्विज वगैरह चलते हैं टेलीग्राम इत्यादि पर, तो मैं देखता हूँ वहां पर अनावश्यक रूप से शुक्ल जी की धारणाओं को लेकर, धारणाएं तो ठीक है पर उनके तथ्यों को अनावश्यक रूप से पेश किया जाता है जो कि व्यर्थ है, जो कि आते ही नहीं है। जो मुख्य विषय वस्तु उन पर आप ध्यान एकाग्र करें। जैसे अभी कवि लगे हो तो उन पर ध्यान दें। मुख्य रूप से कोई ऐसा बिंदु है जैसे भक्ति आंदोलन के संदर्भ में किसी विशेष विद्वानों के विचार है तो उनको आप इन पुस्तकों से देखिए। प्रगतिवाद के संदर्भ में कुछ विशेष धारणाएं हैं जो बन रही है उनको आप देखें। प्रवृत्तियां कोई ढंग ढांग की दिख रही है तो वो इन 4 पुस्तकों से आप देख सकते हैं। तो लेखक और कवि समुदाय के अतिरिक्त भी आप विशेष तथ्य आप उनको छटनी करें, उनको देखें। तो इस प्रकार कुछ विचार रखे हैं। अब है क्रमांक 3, तथ्यों का स्मरण कैसे करें। तो साथियों ये प्रक्रिया आपकी स्वनिर्मित है, आप पूर्व से अध्ययन करते आए हैं। तो आप जिस प्रकार तथ्यों को याद करने की युक्तियों को प्रयोग करते हैं उन्हीं युक्तियों का से आप अध्ययन को तैयार करें। पर अभी मैं अपनी तरफ से एक विषय को रखना चाहूंगा, जब भी आप किसी तथ्य को याद करें तो 2 स्थितियां रहती है, प्रश्न एवं उत्तर। तो उन दोनों प्रकारों में सह संबंध स्थापित करने का प्रयास करें। एक तरफ प्रश्न है, एक तरफ उत्तर, दोनों के बीच में आप सह संबंध स्थापित करने का प्रयास करें। जैसे एक सामान्य सा बड़ा घटिया स्तर का आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे जयशंकर प्रसाद जी कामायनी रचना है 1935, इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। कुछ 1936 भी करते हैं, ये विवाद है, आपको दिक्कत नहीं। अब इसमें इसको याद कैसे करना। प्रसाद जी ने 35 प्रकार के काम किए, प्रसाद जी ने 36 प्रकार के काम किया। तो ये एक प्रकार का सह संबंध हो गया, ताकि आप काम का और प्रसाद जी का एक सह संबंध स्थापित कर सकते हो। तो इस प्रकार मैं कहता हूँ कि किसी प्रकार से एक संकेत अपने मस्तिष्क को प्रदान करो और उस अनुरूप आप पढ़ते हुए आगे बढ़े। उससे आप दौरान अगर आपका 3 बार 2 बार भी नहीं हो पाता है, 1 या 2 बार भी पढ़ पाते हो, तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग के अंदर संकेत स्थापित हो जाएंगे, जिससे वो आप जब भी आप प्रश्नों को देखेंगे तो पुनः उद्भूत होने का जो आधिक्य है वो अधिक रहता है। और बाकी तथ्यों को स्मरण करने का सबसे अच्छा तरीका एक ही है साथियों, पढ़ें और पढ़ें और पढ़ें, लिख के पढ़ें। आप पढ़ रहे हो तब आंखों से देखिए, हाथों से लिखिए और मुंह से बोलें। ये तीनों, पूरा शरीर जब सक्रिय रहता है तब चीजें स्वतः ही आत्मसात हो जाती है। अब है क्रमांक 4, आलोचनात्मक कथन, स्थापना एवं तर्क। आलोचनात्मक कथन के लिए अनेक अभ्यर्थियों के मध्य द्वंद्व वाली स्थिति है। विद्यार्थियों के मध्य ये स्थिति है कि भाई आलोचनात्मक कथन लगभग 25 से 30 प्रश्न आते रहते हैं, इनको किस प्रकार याद करें। तो साथ ही ध्यान दिए, आलोचनात्मक कथन में पूर्व की भर्ती में जितने भी आलोचनात्मक कथन आए हैं प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर, उसमें से 80 से 90% जो कथन है वो आचार्य शुक्ल से संबंधित, हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित, डॉक्टर बच्चन सिंह एवं नगेंद्र के अंदर किसी विशेष विद्वान का जब नाम लिखित है, जैसे रामस्वरूप चतुर्वेदी है, चाहे विश्वनाथ त्रिपाठी है,
इत्यादि जो प्रसिद्ध अपने आलोचक है उनका जब उल्लेख उसी पुस्तक में आपको मिल जाएगा तो उन कथनों, उन आलोचनात्मक कथनों का आप भली भांति याद करें। अब है कि इससे भिन्न जैसे नामवर सिंह है, नंद दुलारी वाजपेयी, इनके कथन आते हैं, रामविलास शर्मा के कथन आते हैं, उनको कहाँ से याद करें। तो साथ ही इन्हीं पुस्तक में से जो कथन मिल जाता है उसको आप याद कर लें। कोई गाइड वगैरह एक साथ, कोई आपको गुटका वगैरह मिला हुआ है, कोई पुस्तक है साहित्य के इतिहास की एक साथ समेकित करके डालते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा तो उसको आप याद कर लें। अब डॉक्टर विवेक संकट ने भी पुस्तकें निकाली है तो उसको आप सहारा ले सकते हैं, पर मेरे हिसाब से आप प्रयास करें जितने मूल पुस्तकें आप पढ़ रहे हैं उन्हीं में से कथनों को अलग निकालें और उनको याद करें। और यत्र तत्र जब आप पढ़ते रहते हैं जो कोई कथन आ जाओ तो उसको आप स्मरण कर सकते हैं। अन्यथा कथन के लिए आप नामवर सिंह की पुस्तक अलग से मंगो, नंद दुलारी वाजपेयी की पुस्तक अलग मंगाओ, रामविलास शर्मा की पुस्तक को अलग मंगा के उनके पुस्तकों का अवलोकन करो, तो ये अत्यंत क्लिष्ट और मतलब बहुत ही दीर्घगामी प्रक्रिया है जिससे आप बचने का प्रयास करें। केवल जो मूल इतिहास ग्रंथ, चूंकि अपना प्रथम द्वितीय प्रश्न पत्र है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो प्रश्न भी इतिहास, साहित्य के इतिहास से आएंगे, अतः इन्हीं पुस्तकों पर आप अपने ध्यान को एकाग्र करने का यत्न करें। अब अगला तथ्य है साथियों, स्थापनाएं एवं तर्क। एक प्रकार की स्थापना प्रश्न में दे दी जाती है और फिर उसका तर्क रखा जाता है और फिर प्रश्न पूछा जाता है एक सही है या दो सही है, एक एवं दो सही है, एक या दो गलत है, इनको किस प्रकार तैयार करें। तो साथ ही एक उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। जैसे भारतेंदु काल का मैं कल अवलोकन कर रहा था तो उसी के संदर्भ में एक मेरे को तर्क याद आया, स्थापना एवं तर्क। जैसे वो दृष्टिकोण इस प्रकार था कि भारतेंदु काल में राष्ट्रीयता एवं चिंतन धारा के दो पक्ष है। प्रथम पक्ष देश प्रेम, द्वितीय पक्ष है राजभक्ति। ये तो हो गया स्थापना, ये हो गई स्थापना। अब इसके संदर्भ में तर्क क्या दिया जा रहा है विकल्प 2 के रूप में, कि प्रथम पक्ष के रूप में भारतेंदु काल के जितने भी कवि हैं उन्होंने हिंदुस्तान का गुणगान किया, और द्वितीय पक्ष के रूप में भारतेंदु युगीन कवियों ने जजिया कर न लिए जाने से अंग्रेजों के राज में सुख समृद्ध भारतीय जनता के होने से अंग्रेजों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। इस प्रकार एक तर्क दिया, एक स्थापना दी, और उसके पीछे, उस स्थापना के पीछे क्या तर्क है वो तर्क प्रस्तुत किया गया। तो इनको कैसे समझना है, जब आप मूल पुस्तक अध्ययन कर रहे हैं तो मूल पुस्तकों से जब आप पढ़ते हैं तो जहां पर आपको लगता है कि इस प्रकार की स्थापना और कोई पंक्ति आ गई, उस पंक्ति के आगे की तरफ एक प्रकार का उसका निर्धारण किया जा रहा है, उसके स्वरूप को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहां आप समझने का प्रयास करें। इसी प्रकार एक और उदाहरण आपके सम्मुख रखता हूं। जैसे भाई भारतेंदु काल या भारतेंदु काल के भीतर श्रृंगार के संदर्भ में क्या है सत्य है, क्या है संगत है, इनको किस प्रकार याद करेंगे। जैसे भारतेंदु काल के अंदर जो श्रृंगार विवेचन है उस पर किसका प्रभाव पड़ा, जैसे कृष्ण काव्यधारा का प्रभाव है, दूसरा रीतिकालीन कवियों का प्रभाव है, तीसरा उर्दू की जो नगमे हैं उसका प्रभाव है, और चौथा अंग्रेजों की जो प्रेम काव्य उनका प्रभाव। इस प्रकार 4 चीजें दे दी। अब उसमें से आपको एक अलग करने का प्रयास करना पड़ेगा। तो ये चारों चीजें तब स्पष्ट हो पाएगी जैसे अंग्रेजों का प्रभाव नहीं पड़ा, अंग्रेजों का प्रेम काव्यधारा का, और आप जब पुस्तक पढ़ेंगे मूल पुस्तक उसमें उल्लेख भी मिल जाएगा इनका प्रभाव पड़ा, इसका तो बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस प्रकार अपने मस्तिष्क को आप तर्क के रूप में स्थापित करने का प्रयास करिए, तुलनात्मक दृष्टिकोण रखें। जैसे आप पढ़ सकते हैं कि भक्ति काल के अंदर तुलसीदास जी भी अवधी भाषा का उपयोग करते हैं, और इसके अतिरिक्त जो सूफी काव्यधारा है के कवि है वो भी अवधी भाषा का उपयोग करते हैं। अब दोनों के बीच में अंतर क्या है, किस प्रकार का अंतर परिलक्षित होता है। इसी प्रकार रीतिकालीन के कवि है, रीतिकाल के कवि है वो ब्रज भाषा का उपयोग करते हैं, और भारतेंदु काल के कवि पद्य के रूप में ब्रज भाषा का उपयोग करते हैं। अब दोनों के अंदर क्या अंतर है, उनकी ब्रज भाषा में किस प्रकार का अंतर है। इसी प्रकार भारतेंदु काल और द्विवेदी काल को पढ़ते हैं तो उनकी राष्ट्रीयता में किस प्रकार का अंतर परिलक्षित होता है। आप पूरी एक श्रृंखला बना सकते हैं अपने मन के अंदर, मस्तिष्क के भीतर का आदिकाल की भाषा किस प्रकार की है, आदिकाल में भी नाथों की भाषा किस प्रकार की है, सिद्धों की भाषा किस प्रकार की है, भक्ति काल के विभिन्न जो काव्यधाराएं हैं उनमें भाषा पद्धति किस प्रकार। तो साथियों इस प्रकार अपने मस्तिष्क को जब आप मूल पुस्तकों का स्थापना हो, जब उनके प्रवृत्ति वगैरह को देखते हैं तो उनमें अपने धारणाओं को, अवधारणाओं को, उनकी प्रवृत्तियों को तुलनात्मक दृष्टिकोण से अपने मस्तिष्क में सज्ज करने का प्रयास करें। आप अपने आपका अध्ययन है वो बहुत श्रेष्ठ तरीके से तैयार होगा। बिंदु 5 थोड़ा सा वीडियो बढ़ रहा है किंतु आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध रहेगा ये। अब है क्रमांक 5 प्रथम प्रश्न पत्र की पेपर में इकाई 4 एवं 5 के लिए।
साथियों आपके सामने दिया हुआ है कि प्रथम प्रश्न पत्र में इकाई 4 एवं 5 के लिए क्या प्रयास करें। तो साथियों इसमें आप ध्यान दें कि इन दोनों इकाइयों के लिए मैंने पूर्व में बता दिया, तो मुझे नहीं लगता इसको अतिरिक्त बताने का कोई तर्क है। पर एक यहाँ से एक चीज मेरे मस्तिष्क में उद्भूत हुई है, क्या आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में इकाई 4 के भीतर अनामिका, अनुज लुगुन, वेणुगोपाल, नंद चतुर्वेदी प्रभृति विभिन्न विद्वानों का संग्रह मिलता है। अब इन कवियों को कहाँ से तैयार किया जाए, तो उसके लिए तर्क है सीधा विद्यार्थियों, यद्यपि विषय वस्तु की काफी दिक्कत है, संक्षिप्त विषय वस्तु उपलब्ध हो पा रही है, तो फिर भी आप गूगल के माध्यम से आप खोजें इन कवियों के संदर्भ को, इनको किस प्रकार के पुरस्कार मिले हैं, इन्होंने कैसी रचनाएं की है, ये किस प्रकार की रचनाएं लिखते हैं, ये प्रगतिवादी रचनाएं लिख रहे हैं या लोक परिवेश से युक्त रचनाएं लिख रहे हैं, या शहरीकरण और आधुनिकीकरण के दौर में जो संस्कृति प्रभावित हो रही है उससे संबंधित कविताएं लिख रहे हैं, उनकी मूल संवेदनाएं क्या है, उनको अब निष्कर्ष रूप में निकाले तो आप गूगल का सहारा ले सकते हैं। चाहे आप यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे साथियों ने इस प्रकार की वीडियो साझा कर रखी है, तो उनसे आप अपने विषय वस्तु को तैयार कर सकते हैं और ज़्यादा अतिरिक्त रूप से प्रयास नहीं करना, प्रयास करें। इनसे संबंधित जो पूर्व की भर्तियां हैं उनमें प्रश्न सीधे सीधे इनके जो पुस्तकें हैं उनको लेकर आया था, जैसे एक तरफ 4 कवि दे दिए और 4 पुस्तकें दे दी और सुमेलित कीजिए, इस प्रकार के प्रश्नों की आवृत्ति अधिक रही है। तो जो ये पीछे की तरफ के जो कवि है उनमें अधिकांश जो संभाव्यता या संभावना प्रदर्शित होती है वो मेरे दृष्टिकोण से इनकी पुस्तकों को लेकर, पुरस्कार को लेकर, उसमें भी पुस्तकों को लेकर सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आप ध्यान दें, इनमें अनावश्यक उलझने का प्रयास नहीं करें, नहीं तो जो आपकी विषय वस्तु है काफी पिछड़ जाएगी। अब है क्रमांक 6, कितनी बार दोहरान करें साथियों। तो दोहरान के लिए दृष्टिकोण आप प्रयास करें 3 बार कम से कम दोहरान हो, ताकि पहली बार में जो विषय वस्तु याद होती है वो दूसरी बार में और स्थायी होगी और तीसरी बार में और स्थायी होगी, और 3 बार से अधिक आप अगर अभ्यास कर पाते हो तो वो आपके लिए और श्रेष्ठ रहेगा। अब है साथियों आगामी जो अपनी 7वीं है योजना क्रमांक है, पढ़ने की समय सारणी किस प्रकार की रहे। तो सभी विद्यार्थियों के अपने अपना दृष्टिकोण रहता है, अपने अपने, किसी को रात्रि में पढ़ना अधिक पसंद है, किसी को दिवस में पढ़ना, जल्दी उठना, जल्दी जागरण पसंद है, तो वो आपके हिसाब से निर्धारित करें। परंतु फिर भी कोशिश करें, प्रयास करें कि 10 से 12 घंटे कम से कम आप निकालें। जो राजकीय कर्मचारी है वो भी 8-10 दिवस के उपरांत आप अवकाश को धारण करें और फिर अध्ययन में संलग्न हो जाए। अभी से इस प्रकार का विचार ना लगाए कि 17 मार्च को बोर्ड की परीक्षाएं हैं तो ये परीक्षा तिथि प्रभावित हो सकती है। जब आरपीएससी ने इस तिथि का निर्धारण किया तो कुछ सोच समझ कर ही उक्त तिथि को निर्धारित किया होगा। अतः आप दाएं बाएं जो विपरीत विचारधारा उस पर अपने दृष्टि को आबद्ध ना करें, केवल जो उपयुक्त जो तिथि निर्धारित है उसी पर अपनी दृष्टि को एकाग्र करें, दत्तचित होकर उसी के अनुरूप अपने अध्ययन को सुचारू करें। पढ़ने के लिए एक दृष्टिकोण आपको ये बता सकता हूँ कि आप जैसे सुबह से पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो 2 से 3 बजे के पूर्व में एक प्रश्न पत्र को अध्ययन कर सकते हैं। जैसे द्वितीय प्रश्न पत्र को आपको जटिल लगता है या प्रथम प्रश्न पत्र जटिल लगता है तो आपको 3 बजे तक आप पढ़ लें। 3 से लेकर रात्रि 10-11 बजे के मध्य, इसमें खाना पीना सब आ गया तो एक प्रश्न पत्र चलता रहेगा। तो आधे दिवस में एक प्रश्न पत्र और आधे दिवस में दूसरा प्रश्न पत्र, इससे आपके आधे दिवस के उपरांत एक मानसिक रूप से संतुष्टि रहेगी कि मैंने एक प्रश्न पत्र को अध्ययन कर लिया है, उससे निवृत्त हो चुका है। इस प्रकार आप कर सकते हैं। रात्रि में सोते समय आप पाठों का अध्ययन कर सकते हैं। पाठों के संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि जो इकाई 4 है और 5 के जो पाठ है उन मूल पाठों को एक बार आवश्यक रूप से पुनः अध्ययन कर ले। जो पद्य भाग आप पढ़ रहे हैं उनको भी आप पुनः पढ़ लें। बिंदु 5 के लिए मेरे को एक नवीन विषय वस्तु अभी उद्भूत हुई है मस्तिष्क में, मैं आपको अवगत कराता हूँ। इकाई 4 और 5 को आप मूल रूपेण पुनः पढ़े, मूल पाठों का पुनः अध्ययन करें। विशेष रूप से आप पद्यों को पढ़ें। एक पद्य में 10 पंक्तियां, उन 10 पंक्तियों में आप प्रश्नों को अलग करने का प्रयास करें, उनकी संवेदनाओं को अलग करने का प्रयास करें, उनके कला पक्ष को अलग करने का प्रयास करें। कोई एक शब्द है जो विशेष अर्थ को प्रदर्शित कर रहा है उसको अलग करने का प्रयास करें। एक पद पढ़ा, उसमें से विशेष शब्द को अलग निकाला, एक विशेष प्रकार के तथ्यों को भिन्न निकाला, उनका जो कला पक्ष है वो निकाला अलग से, उसकी संवेदना क्या झलक रही उसको निकाला। तो इस प्रकार आप अपने दृष्टिकोण को आप स्थापित रखें, उससे तथ्य आपके स्मरण हो जाएंगे। आप उनको लिखने में समर्थ नहीं है तो आप प्रयास करें कि जहाँ से आप पढ़ रहे हैं उसी जगह आप उनको रेखांकित करते चले, वहीं पर आप बनाते, जैसे एक पद पढ़ा उसमें से 5 प्रश्न बन रहे हैं तो वहीं पर आप 1 2 3 4 5 करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार का दृष्टिकोण आप आवश्यक रूप से रखें। अब क्रमांक 8 अभ्यास के लिए क्या करें। तो अभ्यास के लिए आप साथी
ध्यान दे, जो विषय वस्तु आप पढ़ रहे हैं उसको पुनः पुनः आप 24 घंटे के भीतर, 7 दिवस के भीतर, 15 दिवस के भीतर, इस प्रकार का एक क्रम चलता है याददाश्त का, उसके अनुरूप आप निरंतर आप दोहरान भी करते रहे। समय कम है और चीज़ें अधिक करनी है तो उस अनुरूप आप नियोजन करके चीज़ों को सही कर सकते हैं। एक है साथियों की टेस्ट सीरीज आप अच्छी प्रकार की ग्रहण कर सकते हैं, जो भी आपको उपयुक्त लगते हैं, किसी भी प्रकाशन के माध्यम से जो टेस्ट सीरीज आपको उपयुक्त लगती है उससे आप जुड़ सकते हैं और उससे आप अभ्यास कर सकते हैं। मैं मेरी योजना के संदर्भ में आपको अवगत करा दूं कि प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर मैंने एक टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल पर प्रारंभ की थी। उसके 13 वीडियो प्रसारित हो रखे हैं, तो आप उनमें से अभ्यास करें। उनमें बहुत अच्छे प्रश्नों का संकलन है मूल पुस्तकों से, तो उनसे आप देख सकते हैं, तो वहां से आप अपने अभ्यास को दुरुस्त बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त चाहिए, जैसे आपको पीडीएफ की आवश्यकता है, तो आप मानस पाठशाला नाम से मेरा ऐप है, उस पर मैं आगामी जो टेस्ट सीरीज मेरे वहां से प्रसारित हो रही है, तो वहां से आप टेस्ट सीरीज जब अगर आप ग्रहण करते हैं तो आपको यूट्यूब चैनल वाली जो टेस्ट सीरीज है उसकी निःशुल्क पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। दोनों प्रश्न पत्रों के लिए मेरे द्वारा भी टेस्ट सीरीज जारी की गई है। 14 जनवरी से लेकर 5 मार्च के भीतर 5 दिवस का अंतराल है। मानस पाठशाला ऐप, उस पर ये टेस्ट सीरीज प्रसारित की जाएगी यूट्यूब चैनल पर। केवल मार्गदर्शन के रूप में मैं समय समय पर आपके निकट उपस्थित होता रहूंगा आपके सामने। अन्यथा सभी प्रकार का जो टेस्ट सीरीज का कार्यक्रम है वो मानस पाठशाला ऐप पर रहेगा। वहाँ प्रत्येक टेस्ट में से 50-50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अंतिम टेस्ट है उनमें से 150 प्रश्नों की आवृत्ति रहेगी। और जैसे 14 तारीख को आप प्रथम प्रश्न पत्र का टेस्ट हो गया, 15 को दूसरे का हो गया, इसी प्रकार का क्रम चलता रहेगा 5-5 दिवस के अंतराल में। बहुत कम शुल्क में आपको ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई गई है, तो आप इसे जुड़े साथी, बहुत गजब का आपको लाभ प्राप्त होगा। और आप टेस्ट सीरीज में किस प्रकार के प्रश्न रहेंगे उसको जानने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के टेस्ट सीरीज से जुड़े, उसमें देखें किस प्रकार के प्रश्न है, किस प्रकार के उत्तर है, किस प्रकार की तर्क है, आलोचना है, स्थापनाएं हैं, असंगत है, संगत है, इन सभी पहलुओं से आप गुजरे, उसके उपरांत संतुष्ट है तो आप जुड़े, आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। और कुछ विद्यार्थियों की ये भी संशय है कि सर आपका पाठ्यक्रम अलग है, मेरा पाठ्यक्रम अलग है याद करने का और पढ़ने की प्रक्रिया का, तो कोई दिक्कत नहीं। आप जब भी मेरी टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न पत्र है उसके अनुरूप जब आप अध्ययन कर लेते हैं तभी आप टेस्ट दे लें। ऐसे कोई बाध्यता नहीं है कि एक निश्चित समय पर आपको टेस्ट या परख परीक्षा प्रदान करनी है। यद्यपि एक निश्चित समय पर आपको टेस्ट उपलब्ध होगा और हमारा प्रयास भी रहेगा कि 24 घंटे के बाद में जब सब विद्यार्थी टेस्ट दे लेते हैं उसके उपरांत एक क्रमांक भी प्रदान किया जाएगा कि साथी कितने अंक आ रहे हैं। अगर ये सब कुछ अनुकूल रहा तो इसको भी जारी करेंगे। और अगर उस समय 24 घंटे के भीतर अगर अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे पाता है तो आप उसके पश्चात भी उसको आपके लिए खुला रख दिया जाएगा, आप कभी भी उस टेस्ट को दे सकते हैं। तो इसीलिए आप निश्चिंत रहे, आपकी कार्य योजना के अनुसार भी टेस्ट प्रदान कर सकते हैं और उन प्रश्नों का आप अच्छे से रटें, मूल पुस्तकों से उनका निर्माण करें। आशा करता हूँ कुछ वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया साथियों, फिर भी आपको हिंदी विषय को लेकर किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा है तो उसकी निवृत्ति के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरे से सीधा संवाद भी कर सकते हैं अत्यंत आवश्यक होने पर। और इन विषयों से इतर होने पर आप मेरे कॉल करें, व्हाट्सएप करें और टेस्ट सीरीज से आप जुड़े, आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। टेस्ट सीरीज का जो विस्तृत पाठ्यक्रम है वो मानस पाठशाला ऐप पर निःशुल्क उपलब्ध है, वहां से भी देख सकते हैं। चाहे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े, वहां पर आपको हर प्रकार की जो भी क्रियाएं होती रहेगी उससे मैं आपको समय समय पर अवगत कराता रहूंगा। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।